ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो लेट अस स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रिएक्शंस में आपको एप्लीकेशन काफ़ी मिलेंगी। तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ऑप्टिकल के एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए ऑप्टिकल रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट ऑफ 2 रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो ये तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए एक कॉमन कंडीशन है। मतलब ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए ये एक कॉमन कंडीशन रहेगी। तो क्वेश्चन है फिर ऑप्टिकल के लिए स्पेशल बात क्या होगी, ऑप्टिकल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी। तो ऑप्टिकल के लिए अगर स्पेसिफिक कंडीशन की बात की जाए तो उसके लिए कंडीशन है डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ओवरऑल अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन किया जाए तो वी कैन डिफाइन इट एज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला अलॉन्ग विथ देयर डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए दो बात को समझना होगा। एक तो हमें समझना होगा व्हाट इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और दूसरा हमें समझना होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। और डिफरेंट बिहेवियर और पीपीएल, इन दो बात को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट to understand about optical isomerism. पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं पोलैरिमीटर का, एंड पोलैरिमीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाइट सोर्स, टू निकोल प्रिज्म एंड अ पोलैरिमीटर ट्यूब। ध्यान देना, पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में जो पोलैरिमीटर हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास एक तो रहेगा लाइट सोर्स, निकोल प्रिज्म, वन मोर निकोल प्रिज्म, and a polarimeter tube. तो बात करते हैं देखो पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की। मैंने आपसे कहा कि पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में हमें पोलैरिमीटर यूज करना होता है, और पोलैरिमीटर की अगर बात की जाए तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाइट सोर्स, टू निकोल प्रिज्म एंड अ पोलैरिमीटर ट्यूब। दो निकोल प्रिज्म हम इसमें यूज करते हैं और दोनों का पर्पस डिफरेंट है। अगर बात की जाए फर्स्ट निकोल प्रिज्म की, तो इसका जो यूज होता है वो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना होगा। ये निकोल प्रिज्म जो होगा वो ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट करेगा पीपीएल में, और क्योंकि इसका फंक्शन ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए इस निकोल प्रिज्म को हम यूज करते हैं एज अ पोलराइजर। और जो सेकेंड निकोल प्रिज्म हम यूज करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट जब पोलैरिमीटर ट्यूब से पास होती है तो यहां से जो लाइट हमें मिलती है अफेक्टेड पीपीएल, उस अफेक्टेड पीपीएल को ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर सेकेंड निकोल प्रिज्म फिटेड होता है। और इसीलिए क्योंकि इस सेकेंड निकोल प्रिज्म का यूज अफेक्टेड लाइट को एनालाइज करना है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनालाइजर। सो आउट ऑफ टू निकोल प्रिज्म्स, one is used as a polarizer that will convert ordinary light into plane polarized light. और सेकेंड निकोल प्रिज्म की अगर बात की जाए तो इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द अफेक्टेड पीपीएल, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एज अ एनालाइजर। अब आप ध्यान देना, पोलैरिमीटर ट्यूब की अगर बात की जाए तो पोलैरिमीटर ट्यूब में हम उस कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल करते हैं जिसका इफेक्ट हमें पीपीएल पर ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है।
So this polarimeter tube is filled with the solution of compound under observation. जिस कंपाउंड का बिहेवियर हमें पीपीएल पर चेक करना है उसका सॉल्यूशन हम इस ट्यूब में फिल करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। लाइट सोर्स की अगर बात की जाए तो लाइट सोर्स से जो हमें लाइट मिलेगी दैट विल बी एन ऑर्डिनरी लाइट, और ऑर्डिनरी लाइट जब निकोल प्रिज्म से पास होती है तो निकोल प्रिज्म से आने वाली जो लाइट होगी वो हमारे पास होगी पीपीएल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें दो बात को समझना है, एक तो पीपीएल क्या है और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स का इस पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट सोर्स से जो हमें लाइट मिलेगी वो एक ऑर्डिनरी लाइट होगी, और ऑर्डिनरी लाइट की अगर बात की जाए तो ऑर्डिनरी लाइट मान लो अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सपोज अगर ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस लाइट के जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे दैट विल बी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। अगर ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसके वाइब्रेशंस हमें इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मिलेंगे, और अगर मैं इस पाथ के परपेंडिकुलर प्लेन की बात करूं तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। ये सब सारे प्लेन्स जो हैं वो इस पाथ के परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। अगर बात ऑर्डिनरी लाइट की है तो ऑर्डिनरी लाइट के जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमारे पास इन सारे पॉसिबल परपेंडिकुलर प्लेन्स में मिलेंगे। मतलब इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंड ऑर्डिनरी लाइट विल हैव इट्स वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसके जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे वो इस पाथ ऑफ ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर प्लेन ऑल पॉसिबल प्लेन्स में होंगे। So it is an ordinary light having its vibrations in all possible planes perpendicular to the path of transmission. This is the path of transmission, and it is having lights in perpendicular planes and all possible planes. And when this light is passed through Nicoll prism, this Nicoll prism will convert this ordinary light into PPL. Now what is PPL? The light coming out from the prism will have its vibrations only in one plane. जो Nicoll prism से लाइट पास हो रही है उस लाइट के वाइब्रेशंस आपको एक ही प्लेन में मिलेंगे। वो प्लेन है तो अभी भी वही पाथ ऑफ ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, बट अगर इसके वाइब्रेशंस की बात की जाए तो हमारे पास अब ये वाइब्रेशंस सिंगल प्लेन में है। सो द लाइट हैविंग इट्स वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन विल बी कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो निकोल प्रिज्म ने क्या किया, जो ऑर्डिनरी लाइट के नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेन्स पे जो उसके वाइब्रेशंस थे उनमें से एक प्लेन के वाइब्रेशंस को इसने पास होने दिया है और रेस्ट ऑफ द प्लेन के वाइब्रेशंस को उसने कट कर दिया है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीपीएल एंड ऑर्डिनरी लाइट इज एन ऑर्डिनरी लाइट विल हैव इट्स वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स व्हाइल पीपीएल विल हैव इट्स वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। दैट इज अबाउट पीपीएल। अब हमें समझना होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का इस पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर क्या हो सकता है, और वो इस सिंगल प्लेन के रिस्पेक्ट में ही हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं। जब पीपीएल इस ट्यूब से पास होती है तो इस ट्यूब से आने वाली जो लाइट है वो है तो आपके पास स्टिल पीपीएल। ध्यान देना, ट्यूब से जो लाइट आपको मिलेगी वो है तो पीपीएल, बट क्योंकि इस पीपीएल का इस ट्यूब में जो हमने कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल किया था, इस पीपीएल का उस कंपाउंड के साथ में इंटरेक्शन हो चुका है, और आफ्टर इंटरेक्शन इस कंपाउंड का इस पीपीएल पर क्या इफेक्ट हुआ वो हम इस अफेक्टेड पीपीएल को ऑब्जर्व करेंगे इस निकोल प्रिज्म के थ्रू। तो इस निकोल प्रिज्म के थ्रू अगर बात की जाए, यहां से ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व करेगा और जो अफेक्टेड पीपीएल है उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, पीपीएल जब इस ट्यूब से पास होती है तो यहां से आने वाली जो लाइट है वो है तो पीपीएल, मतलब इसके वाइब्रेशंस भी हमारे पास सिंगल प्लेन में रहेंगे, बट ऐसा हो सकता है द लाइट coming out from the tube now may have its vibrations in this plane. ध्यान देना इस बात को। अगर मैं इसे प्रीवियस प्लेन से कंपेयर करता हूं, जो कंपाउंड के कांटेक्ट में आने से पहले का प्लेन था, उस प्रीवियस प्लेन से अगर आप इस प्लेन को कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम ये बात कर सकते हैं कि द प्लेन हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज वन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर टुवर्ड्स पीपीएल।
क्या हो सकता है? देखो, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर जिसका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपीएल, ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड के कांटेक्ट में आने के बाद में पीपीएल का जो प्लेन है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड मिले। ये तो एक बिहेवियर हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का क्या हो सकता है? द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द ट्यूब may have its vibrations in this plane, और अगर हम इस प्लेन को प्रीवियस प्लेन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो हम बात कर सकते हैं कि प्रीवियस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो प्लेन है वो एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट हो चुका है। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि यहां पर जो प्लेन है वो एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट हुआ है। ये एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो सकता है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो लाइट आपको इस कंपाउंड के कांटेक्ट में आने के बाद में मिले उसके वाइब्रेशंस आपको इस प्लेन में मिल सकते हैं। और अगर हम इसे प्रीवियस प्लेन से कंपेयर करें तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल आइसोमर की अगर मैं डिफरेंट बिहेवियर की बात करूं टुवर्ड्स पीपीएल, तो वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स टुवर्ड्स पीपीएल। वन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर टुवर्ड्स पीपीएल, इट मे बी लाइक it may rotate the plane of light in clockwise direction. Second behavior, it may rotate the plane of light in anti-clockwise direction. And the third behavior is it may not rotate the plane of light. अगर आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को हम नेम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। In this case, the isomer is called डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी साइन या फिर पॉजिटिव साइन से। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम बात कर सकते हैं द प्लेन हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को हम नेम देते हैं लीवो रोटेटरी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल साइन या फिर नेगेटिव साइन से। तो दो बिहेवियर की अगर बात की जाए फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट में हमने ऑप्टिकल आइसोमर को नेम दिया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और सेकंड में हमने ऑप्टिकल आइसोमर को नेम दिया है लेवो रोटेटरी। अब आप ध्यान देना, अगर हमें इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड रिजल्ट मिलता है जहां पर हमने बात की कि प्लेन का डिफ्लेक्शन 0 है, इस ऑब्जर्वेशन के 3 रीजन हो सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझे, ध्यान देना। ये रिजल्ट अगर हमें मिला, इसके 3 रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि जो कंपाउंड हमने जिसका सॉल्यूशन ट्यूब में फिल किया है वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर ही ना हो। क्योंकि अगर बात की जाए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, विच कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड विच कंपाउंड्स कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, हमने उसी कंपाउंड का सॉल्यूशन इस ट्यूब में फिल किया हो, तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये रहेगा। तो ये रिजल्ट मिलने का एक रीजन तो हो सकता है द कंपाउंड इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर, कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर ही ना हो। इसी रिजल्ट के मिलने का सेकंड रीजन क्या हो सकता है, ध्यान देना। अगर बात की जाए सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन इसका हो सकता है कि जो कंपाउंड हमने ट्यूब में फिल किया है वो ऑप्टिकल आइसोमर तो है बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। द कंपाउंड is an optical isomer but optically inactive, and such type of optical isomer is called
मीजो आइसोमर। तो ये इसका रिजल्ट मिलने का सेकंड रीजन हो सकता है। और एक थर्ड रीजन हमारे पास एक और हो सकता है इस रिजल्ट के मिलने का, और वो थर्ड रीजन क्या हो सकता है? देखो, हमने बात की कि अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, मतलब प्लेन अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। अगर प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुआ तो उस कंपाउंड को, उस आइसोमर को हमने नेम दिया है लीवो रोटेटरी। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल वो बिल्कुल अपोजिट है। वन इज रोटेटिंग द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज रोटेटिंग द लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आप सोचिए, अगर हम ट्यूब में जो सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं वो सिंगल कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल ना करके टू कंपाउंड्स के मिक्सचर का सॉल्यूशन फिल करें, और वो टू कंपाउंड्स कौन से होंगे? वन डेक्स्ट्रो एंड अदर लीवो। अगर आप डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लें, ध्यान देना इस बात को, डेक्स्ट्रो और लीवो मिरर इमेज कंपाउंड्स का अगर आप इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लें और उसका सॉल्यूशन अगर आप ट्यूब में फिल करते हैं, तो ध्यान देना ट्यूब में अगर डेक्स्ट्रो और लीवो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर प्रेजेंट है, तो फिर तो हम बात करेंगे कि ट्यूब में डेक्स्ट्रो आइसोमर्स की वजह से अगर ये प्लेन क्लॉकवाइज अल्फा डिग्री एंगल से रोटेट हुआ और अगर उसी सॉल्यूशन में मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स लीवो भी प्रेजेंट है और इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो फिर तो लीवो का जो इफेक्ट होगा वो उतने ही एंगल से इस प्लेन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फिर तो नेट रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो थर्ड केस क्या बनता है? देखो इस केस में equimolecular mixture of D and L mirror images, and this mixture is called racemic mixture। और ध्यान देना, क्योंकि racemic mixture डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर है, D और L का मिक्सचर है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं DL साइन से या फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। तो अल्टीमेटली आप ध्यान दें, इस एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के रिजल्ट्स हमें मिलने की हम बात कर रहे हैं। एक तो हमें रिजल्ट मिल सकता है फर्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग हमने कंपाउंड को नेम दिया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d साइन या पॉजिटिव साइन से। सेकेंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कंपाउंड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l साइन या फिर नेगेटिव साइन से। और थर्ड रिजल्ट, इस बात को समझना, थर्ड रिजल्ट मिलने के 3 रीजंस मैंने आपको दिए हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो कंपाउंड हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए लिया है दैट कंपाउंड इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर, केस फर्स्ट। सेकेंड रीजन इसका ये हो सकता है कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो ऑप्टिकल आइसोमर तो है बट दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर एंड दैट इज नोन एज मीजो आइसोमर। और अगर थर्ड रीजन की बात की जाए इस रिजल्ट के मिलने की, तो हो सकता है कि हमने जो सॉल्यूशन ट्यूब में फिल किया है दैट इज एन इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ D and L मिरर इमेज कंपाउंड्स, और इसी मिक्सचर को हम नेम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसका मतलब आप देखो, इस एक्सपेरिमेंट में मैं 4 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, मीजो आइसोमर एंड रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसा कि हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि बिहेवियर के बेसिस पर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के 3 तरह के बिहेवियर हमें टुवर्ड्स पीपीएल मिलते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन इज वन ऑफ द बिहेवियर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज द सेकंड बिहेवियर एंड नो रोटेशन इज द थर्ड बिहेवियर। और क्योंकि हमें 3 तरह के बिहेवियर मिले, इसीलिए हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एंड मीजो आइसोमर। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो 3 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो। ध्यान देना, मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, रेसिमिक मिक्सचर इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। In fact, it is not a single compound. It is simply a mixture of 2 types of optical isomers, dextro and levo. तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो 3 टाइप्स हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। एक बात मैं आपको और क्लियर करता हूँ, कई बार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को लेकर के स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्ट होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब उनके माइंड में एक बात सेट होती है, एक माइंडसेट उनका ऐसा होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब वो कंपाउंड्स जो पीपीएल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उनके माइंड में एक ही बात होती है कि ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन को या फिर
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कभी भी इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोस व्हिच विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन किया है, इसको वेल डिफाइंड वे में इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोस व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप ध्यान देना, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया डिफरेंट बिहेवियर, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करना अगर एक तरह का बिहेवियर है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना अगर सेकंड तरह का बिहेवियर है, तो रोटेट ना करना भी एक बिहेवियर है। तो आपको थर्ड वाले केस को भी ऑप्टिकल आइसोमर में इंक्लूड करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन करते टाइम इस थर्ड वाले केस को भूल जाते हैं, मतलब बीजो वाले केस को भूल जाते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स की केवल दो ही इमेज उनके माइंड में होती है, डेक्स्ट्रो और लीवो, और इसी वजह से आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस को करते टाइम बहुत ज्यादा एरर्स करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके माइंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के रिस्पेक्ट में 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स की इमेज है, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो, तो आप मानकर चलें कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चैप्टर में 50% एरर्स तो आप इसी से ही मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फाइनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो। अब आप ध्यान देना, इस एक्सपेरिमेंट में जो थर्ड रिजल्ट हमें मिला, उस थर्ड रिजल्ट में अगर पहले 2 रीजंस को आप देखेंगे, तो मैंने इसका एक रीजन तो ये दिया, द कंपाउंड इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर, और सेकंड रीजन मैंने इसका दिया है, द कंपाउंड इज एन ऑप्टिकल आइसोमर बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दैट इज मीजो आइसोमर। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये माइंड में आता है कि फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। भाई जब दोनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा क्या? इन दोनों के डिफरेंस को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। और एक बात और ध्यान देना यहाँ पर कि अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो ओवरऑल कंपाउंड्स को सुनिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से। अगर हम ओवरऑल कंपाउंड्स की बात करें, तो ओवरऑल कंपाउंड्स को हम पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान देना, मैं कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को फिर से कैटेगराइज करें, तो यहां पर इसके हमें 2 कैटेगरीज मिलती है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और ध्यान दें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें, तो यहां भी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। इसमें एक तो हम बात करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, दोज which are optical isomers, and optically inactive compounds those which are not optical isomers। बात समझना, इसको बहुत अच्छे से समझें। देखो यहां पर अगर बात की जाए, तो हम ओवरऑल कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि अगर कंपाउंड का बिहेवियर पीपीएल के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो इन बिहेवियर्स को आप बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर। और अगर नो रोटेशन की बात की जाए, तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर। तो हमने कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव को फिर से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि अगर एक्टिव है तो इट में रोटेट द प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट में रोटेट द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो आइसोमर है डी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो लीवो आइसोमर है एल। और अगर बात की जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की, तो ध्यान देना, जैसा कि केस थर्ड में मैंने आपसे कहा कि इस रिजल्ट के मिलने के पहले 2 रीजंस में, एक तो हम बात करते हैं द कंपाउंड इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर, और दूसरा हम बात करते हैं द कंपाउंड इज एन ऑप्टिकल आइसोमर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक तो वो जो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है, और दूसरा वो जो ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में दोज विच आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दोज विच आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। और यहाँ पर हमें इन्हीं 2 कंपाउंड्स के बारे में समझना है कि जब दोनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक केस में तो हम ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में उस कंपाउंड को रखेंगे, और एक केस में हम उस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो इन 2 कंपाउंड्स में डिफरेंस के लिए मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। यस, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में थर्ड रिजल्ट हमें मिला, नो रोटेशन, उसके लिए मैंने आपको 3 रीजंस बताए। पहला रीजन हो सकता है द कंपाउंड
इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर। सेकेंड रीजन हो सकता है द कंपाउंड इज एन ऑप्टिकल आइसोमर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। और थर्ड रीजन हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर, दैट इज एन इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमें उन दो कंपाउंड्स के बारे में समझना है जिनमें से दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बट एक को हम ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखते हुए मीजो आइसोमर कहेंगे और दूसरा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी से आउट है। और इसके लिए दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक एग्जांपल तो हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल, और एक कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिया है ब्यूटेन 2,3-डाइऑल। अब आप ध्यान दें, ब्यूटेन 2,3-डाइऑल के मैं एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ में मैं उस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ब्यूटेन 2,3-डाइऑल का ये मॉलिक्यूल है जिसका मैंने एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के साथ में इस कंपाउंड को कंसिडर किया है, तो आप ध्यान दें, अगर आप इस कंपाउंड का बिहेवियर पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में टुवर्ड्स पीपीएल चेक करते हैं तो ये कंपाउंड हमें मिलता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ध्यान देना इस बात को बहुत अच्छे से, ये कंपाउंड हमें पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में इसका जो बिहेवियर मिलता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है। और अगर बात की जाए प्रोपेन 2-ऑल, और प्रोपेन 2-ऑल में भी अगर मैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ में मॉलिक्यूल की बात करूं और इसका भी अगर हम पीपीएल के रिस्पेक्ट में अगर इसका बिहेवियर पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं तो इसका बिहेवियर भी हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या फिर ये दोनों कंपाउंड्स सेम कैटेगरी के हैं? तो आंसर है नो, ये दोनों कंपाउंड सेम कैटेगरी के नहीं है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉल्ड मीसो आइसोमर। जबकि इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है एंड नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब इसे तो हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कैटेगरी से बाहर रखा है और इसे हम ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। मतलब बात वही है, देखो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर मीसो आइसोमर एंड इट इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर। और यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि फिर इन दो कंपाउंड्स में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हमने इसे ऑप्टिकल आइसोमर कहा और इसे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कहा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि सर आपने इसको डायरेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा और इसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? उसकी टेंशन आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। उन टूल्स की हेल्प से आप थ्योरेटिकली, मतलब ऑन द पेपर, अगर कोई कंपाउंड आपको गिवन है तो ऑन द पेपर आप उस कंपाउंड को देखकर उन टूल्स की हेल्प से बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि वो टूल्स आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने उन टूल्स को डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और क्योंकि जब तक टूल्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप भी ये मानकर चलें कि यस दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब टूल्स आप समझ लेंगे तो आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि यस ये कंपाउंड इनएक्टिव है और ये कंपाउंड भी इनएक्टिव है। तो वो टूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन मेरा यहाँ पर इन दो कंपाउंड्स को कंसिडर करने का, एक्सप्लेन करने का जो रीज़न है, वो रीज़न ये कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इन दोनों कंपाउंड्स का इनएक्टिव बिहेवियर होते हुए भी इसे हमने ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखा और इसे ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखा है। बहुत ही सिंपल रीज़न है, देखो आप समझ लें इसको अच्छे से। अगर मैं इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखता हूँ तो फिर मुझे इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए एक और कंपाउंड पेयर में सजेस्ट करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आइसोमरिज्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अगर मैं एक कंपाउंड को आइसोमर बोल रहा हूँ, सपोज दिस कंपाउंड इज एन आइसोमर, तो फिर डेफिनेटली ये कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड के साथ में आइसोमरिज्म शो कर रहा होगा, क्योंकि आइसोमरिज्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो इस कंपाउंड के आइसोमर होने को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास सेकेंड कंपाउंड ऐसा अवेलेबल होना चाहिए जिसके साथ में मैं इस कंपाउंड का आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई कर पाऊँ, क्योंकि आइसोमरिज्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड आइसोमर है और अगर बात की जाए कि आइसोमर है तो किस कंपाउंड के साथ में आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं दूसरा ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है तो अपने आप में आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आइसोमरिज्म दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है, तो हमारे पास दूसरा कंपाउंड ऐसा अवेलेबल होना चाहिए जिसके साथ में मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई कर पाऊँ। तो अब आप ध्यान देना, ब्यूटेन 2,3-डाइऑल के अब मैं सेकेंड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो इस मॉलिक्यूल से डिफरेंट है।
अब ध्यान दें, ये कंपाउंड भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंड भी ब्यूटेन 2,3 डाइऑल ही है, बट इससे डिफरेंट है। अब किस सेंस में डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ध्यान देना, इन दोनों कंपाउंड्स में हम थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को थियोरेटिकली कंपेयर करते हैं तो विल फाइंड दीज कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि दोनों ही कंपाउंड्स ब्यूटेन 2,3 डाइऑल हैं तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो भी सेम है। और अगर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है इसका मतलब इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसा कि आप सब जानते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स एन आइडिया अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, हाउ एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ये सब आइडिया आपको मिलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। और अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एटम्स की कनेक्टिविटी को चेक करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स में एटम्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट अगर आप इन दो कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं यू विल फाइंड दीज कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्योंकि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों OH ग्रुप्स सिस्टम के सेम साइड हैं, जबकि यहाँ पर दोनों OH ग्रुप सिस्टम के अक्रॉस हैं। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है उस पर डिफरेंस है। और अगर रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस है इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, हम बात कर सकते हैं इन टू कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो दैट इज डिफरेंट। ये तो बात हुई इन दोनों कंपाउंड्स में थ्योरेटिकल डिफरेंस की, जो ऑन द पेपर हम कंपाउंड्स को देखकर ये बता पा रहे हैं कि इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब अगर बात की जाए प्रैक्टिकल डिफरेंस की, तो अगर आप इस कंपाउंड का बिहेवियर पीपीएल के रिस्पेक्ट में पोलैरिटी एक्सपेरिमेंट में चेक करेंगे तो दिस कंपाउंड विल शो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर। ध्यान देना, इस कंपाउंड का पीपीएल के रिस्पेक्ट में जो बिहेवियर हमें मिलता है वो मिलता है ऑप्टिकली एक्टिव। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में तब तक रहेगा जब तक हम वो टूल्स डिस्कस नहीं कर लेंगे कि जिन टूल्स की हेल्प से आप कंपाउंड को थियोरेटिकली देख करके बता सकते हैं कि कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है। अभी मैंने इनको डायरेक्ट लिखा है, जब टूल्स डिस्कस होंगे तो आप भी इस बात को बहुत अच्छे से इन कंपाउंड्स को देखकर ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये कंपाउंड इनएक्टिव और ये एक्टिव है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं कि इस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट में जो बिहेवियर हमें मिला वो मिला ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप ध्यान दें, दोनों कंपाउंड्स का अगर आप पीपीएल के रिस्पेक्ट में बिहेवियर कंपेयर करेंगे तो ये इनएक्टिव और ये एक्टिव बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब these compounds are having different behavior towards PPA। ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल इन दो कंपाउंड्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो these compounds are having same molecular formula, same structural formula, but different stereochemical formula along with different behavior towards plane polarized light। और ऐसे ही कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन किया, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला अलॉन्ग विद डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इन दो कंपाउंड्स में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन दे सकते हैं और ये रीजन है कि मैंने इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में इंक्लूड किया है और इसे मीजो आइसोमर का है। तो यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये कंपाउंड इनएक्टिव है और इसे हम अगर ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास इस कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए सेकंड कंपाउंड अवेलेबल है। अब आप ध्यान दें, ये कंपाउंड भी इनएक्टिव है बट इसे हमने ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखा है, तो उसका रीजन एकदम क्लियर है। देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखता हूं तो आपका एक क्वेश्चन मुझसे ये हो सकता है
कि ठीक है सर, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है तो इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन आप जस्टिफाई करो, और वो रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास एक सेकंड कंपाउंड ऐसा अवेलेबल होना चाहिए जिस सेकंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड के सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो, और उसका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए इससे डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये इनएक्टिव है तो सेकंड कंपाउंड का बिहेवियर हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में चेक करें तो उन सभी पॉसिबल अरेंजमेंट्स का जो बिहेवियर हमें मिलता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। ध्यान देना, इसका मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं none of the arrangement show optically active behavior। बात समझना है इसको बहुत अच्छे से। अगर आप इस कंपाउंड के डिफरेंट अरेंजमेंट्स वाले मॉलिक्यूल्स का पीपीएल के रिस्पेक्ट में बिहेवियर चेक करें, यू विल फाइंड इट्स नन ऑफ द अरेंजमेंट विल शो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर। इसका मतलब मेरे पास इस कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कोई सेकेंड अवेलेबल कंपाउंड नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके सिमिलर हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो, और उसका बिहेवियर पीपीएल के लिए इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट होना चाहिए। ये अगर इनएक्टिव है तो दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस कंपाउंड का कोई भी अरेंजमेंट हमारे पास ऐसा अवेलेबल नहीं है जो एक्टिव बिहेवियर शो कर पाए, और इसीलिए हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर इन दो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल के साथ में शायद आपको ये बात क्लियर होगी कि दोनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बट एक को हमने ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखा है और दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं। तो रीजन एकदम क्लियर है, जिसे हमने ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखा है वो इसलिए क्योंकि उसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास उस कंपाउंड के अदर मॉलिक्यूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनका बिहेवियर इससे डिफरेंट है। ये अगर इनएक्टिव है तो दूसरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर हमारे पास एक्टिव है, और इस कंपाउंड को अगर हमने ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखा है तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर शो कर पाए। इसका मतलब ये हुआ, देखो बहुत ही आसान सी बात है, आपने सपोज पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में जो कंपाउंड आपने सॉल्यूशन जिसका ट्यूब में फिल किया, अगर उसका रिजल्ट आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर मिलता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, कंपाउंड आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला, अब आप अगर मेरे पास आते हैं और आप ये कहते हैं कि सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या हम इसे ऑप्टिकल आइसोमर कहें, क्या हम इसे मीसो आइसोमर बोल सकते हैं? तो मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन होगा कि इस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर कहने से पहले या मीसो आइसोमर कहने से पहले आप कंपाउंड के अदर अरेंजमेंट्स को भी चेक करो। अदर अरेंजमेंट्स में अगर आपको कोई ऑप्टिकली एक्टिव अरेंजमेंट मिलता है तभी आप इस ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रखते हुए मीसो आइसोमर कहेंगे। अब आप ये कहते हैं कि सर वो होमवर्क हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स को चेक किया, लेकिन हमें दूसरा कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं मिला जो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर शो कर पाए। तो अगर ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर शो कर पाए, तो फिर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपको एक्सपेरिमेंट में मिला है वो एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं, वो इस कैटेगरी का कंपाउंड होगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। अब आप देखो इस कंपैरिजन में, इस डिफरेंस में एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कंपाउंड के ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को मीसो आइसोमर की कैटेगरी में रखता हूं तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास उस कंपाउंड का अदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर शो करता हो। इसका मतलब बहुत आसान सी बात है, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का मीसो आइसोमर पॉसिबल है तो फिर तो डेफिनेटली उसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पॉसिबल होगा तभी तो उस मीसो, उस ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर को आप इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ में आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई कर पाएंगे। तो एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर किसी कंपाउंड के आप मीसो आइसोमर की बात कर पा रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की बात भी कर पाएं। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपाउंड का मीसो आइसोमर पॉसिबल है तो उसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी पॉसिबल होगा। अब पॉइंट आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अगर पॉसिबल होगा तो कौन सा पॉसिबल होगा, डेक्स्ट्रो या लिवो? इस बात को भी समझ लेते हैं। आप ध्यान देना, इसे समझने के लिए अब मैं इस ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के थर्ड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जो इन दोनों से डिफरेंट होगा।
किस तरह से आप देखो, ये मैंने ब्यूटेन 2,3 डायोल का थर्ड मॉलिक्यूल लिया है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये मॉलिक्यूल इन दोनों मॉलिक्यूल से डिफरेंट कैसे है। ध्यान देना, अगर आप इसे फर्स्ट मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों OH ग्रुप सिस्टम के सेम साइड है, जबकि यहाँ पर OH ग्रुप सिस्टम्स के अक्रॉस है। मतलब दोनों में स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस है। और अगर आप इसका भी बिहेवियर टुवर्ड्स PPL चेक करते हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में, you will find this compound also shows optically active behavior। ये कंपाउंड भी हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप कह सकते हैं these compounds are having same molecular formula, same structural formula, different stereochemical formula along with their different behavior towards plane polarized light. So these compounds are also optical isomers of each other। अगर आप थर्ड कंपाउंड को सेकेंड कंपाउंड से कंपेयर करते हैं तो ध्यान देना इन दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो कंपैरिजन में पहले थ्योरेटिकल कंपैरिजन करते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। किस तरह से आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपर कार्बन पर OH ग्रुप राइट और लोअर कार्बन पर OH ग्रुप आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट है, जबकि इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में तो यहाँ पर अपर कार्बन पर OH ग्रुप आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट और लोअर कार्बन पर OH ग्रुप आपके अकॉर्डिंग राइट है। मतलब यहाँ पर भी अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस है इसका मतलब इनका भी स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब अगर बात की जाए प्रैक्टिकल डिफरेंस की, ध्यान देना दोनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो दोनों का बिहेवियर पीपीएल के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक रिलेशन आपको मिलेगा, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ध्यान दें ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स हैं, एंड इट इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड कि अगर दो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं तो इन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में एक का बिहेवियर डेक्स्ट्रो और दूसरे का बिहेवियर लीवो होगा। मतलब इन दोनों में से एक तो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में भी प्रैक्टिकली डिफरेंस भी आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों का पीपीएल के रिस्पेक्ट में बिहेवियर आपको डिफरेंस मिलेगा। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट वन विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखो किसी भी कंपाउंड को देखकर थ्योरेटिकली ऑन द पेपर आप ये तो बता सकते हैं कि वो कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, लेकिन अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे पास है और हम थ्योरेटिकली अगर ये प्रिडिक्ट करना चाहें कि वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो नेचर का है या लीवो नेचर का है, तो ध्यान देना थ्योरेटिकली आप कंपाउंड को देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो डेक्स्ट्रो नेचर का है या फिर लीवो नेचर का है। इसके लिए हमें पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इसीलिए देखो कभी भी आपको एक कंपाउंड देखकर थ्योरेटिकली आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है। डेक्स्ट्रो या लीवो जो होगा वो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थ्योरेटिकली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ कंपाउंड वेदर इज इट डेक्स्ट्रो और लीवो। हाँ, थ्योरेटिकली आप ये बता सकते हैं कि कंपाउंड एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, जो आगे हम लेक्चर्स पर डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ध्यान देना मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह सकता कि इन दोनों में से कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो है। हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, एक बात क्लियर है कि अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो नेचर का है तो डेफिनेटली इसका जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर लीवो होगा, या फिर अगर ये लीवो नेचर का हुआ तो जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल होगा वो डेक्स्ट्रो नेचर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स में एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो नेचर शो करता है। अब आप ध्यान देना, मैं फिर से इस बात पर आता हूँ। हमने बात की कि अगर किसी कंपाउंड का मीजो आइसोमर पॉसिबल है तो फिर उसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी पॉसिबल होगा, और इसमें अगर ये कहा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव में कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो या लीवो, तो आंसर है बोथ। ध्यान देना डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों ही पॉसिबल हो गए, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए अभी अभी हमने बात की है कि उनके बीच में मिरर इमेज रिलेशनशिप हमें मिलती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का हमारे पास डेक्स्ट्रो आइसोमर पॉसिबल है तो डेफिनेटली उसका लीवो आइसोमर भी पॉसिबल होगा, क्योंकि जो लीवो होगा
वो डेक्स्ट्रो वाले अरेंजमेंट का मिरर इमेज ही तो होगा। इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी कंपाउंड का डेक्स्ट्रो आइसोमर है तो लीवो आइसोमर भी पॉसिबल होगा, और ये हम बात करते हैं थ्योरेटिकली। बात समझना इसको बहुत अच्छे से। इफ अ कंपाउंड हैज डेक्स्ट्रो आइसोमर, थ्योरेटिकली इट विल एसेंशियली हैव लीवो आइसोमर। मतलब ऑन द पेपर अगर आप किसी कंपाउंड के डेक्स्ट्रो आइसोमर की बात कर पा रहे हैं तो ऑन द पेपर उस कंपाउंड का लीवो आइसोमर भी पक्का बनेगा। क्योंकि अगर आपने ऑन द पेपर किसी अरेंजमेंट का डेक्स्ट्रो नेचर की बात की है तो आपको लीवो नेचर के लिए करना क्या है, उसका मिरर इमेज ही तो बनाना है, और मिरर इमेज तो आप हर अरेंजमेंट का ऑन द पेपर तो बना ही सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ऐसा हो सकता है कि बायो में आपको टीचर्स ये कहें, बायो में ऐसा आपको एग्जाम्पल सामने देखने को मिल सकता है कि आपको ये कहा जाए कि बच्चों इस कंपाउंड का हमें एल फॉर्म तो हमारे पास होता है बट डी फॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। अब इस बात को समझें, बायो में आपको ये कहा जा सकता है कि बच्चों इस कंपाउंड का एल फॉर्म हमारे पास है बट डी फॉर्म नहीं है, और केमिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कंपाउंड का डी फॉर्म होगा उसका एल भी होगा, या किसी भी कंपाउंड का अगर एल है तो पक्का उसका डी भी होगा। तो क्वेश्चन है फिर ये डिफरेंस क्यों? तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि बायो में अगर आपको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कंपाउंड का एल फॉर्म तो है बट डी फॉर्म नहीं है, तो वो एक्चुअल में कंपाउंड्स का नेचर में एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर में हमारे पास कंपाउंड का एल फॉर्म तो अवेलेबल है बट नेचर में हमारे पास उस कंपाउंड का डी फॉर्म अवेलेबल नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि नेचर में आपको किसी कंपाउंड का डी फॉर्म मिले, एल ना मिले, या एल फॉर्म मिले, डी ना मिले। हम जो बात कर रहे हैं वो ऑन द पेपर बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का ऑन द पेपर आप एक अरेंजमेंट को डी फॉर्म कह रहे हैं तो ऑन द पेपर हम उस कंपाउंड के एल फॉर्म की बात तो कर ही सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली आपको करना क्या है, जो डी फॉर्म है उसका मिरर इमेज बनाओ, वही एल फॉर्म शो करेगा। हाँ, वो एल फॉर्म वाला मॉलिक्यूल आपको नेचर में मिले ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखें माइंड में एकदम, ये माइंडसेट ना बना लें कि अगर डी है तो एल भी हमें नेचर में मिलेगा। नेचर में एग्जिस्टेंस किसी फॉर्म का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, बट ऑन द पेपर अगर एक है फॉर्म तो दूसरा फॉर्म भी होगा, एंड दैट इज सिंपली मिरर इमेज। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी भी कंपाउंड का मेसो आइसोमर पॉसिबल है तो मैंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव में कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों। इसका मतलब अब आप ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर मैं एक कंपाउंड के टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं तो किसी भी कंपाउंड के लिए मैक्सिमम कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, 3। ध्यान देना, इफ अ कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म it will have maximum 3 types of optical isomers: dextro, levo and meso। क्योंकि अभी अभी हमने बात की है कि 3 तरह के बिहेवियर हमारे पास हो सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड नो रोटेशन, मतलब डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। और यहाँ पर एग्जांपल से हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आप किसी कंपाउंड के मीजो आइसोमर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव में दोनों ही होंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो, मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स। अब आप ध्यान दें, ये तो बात हो गई मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 3। क्वेश्चन है, अगर हम कंपाउंड के लिए मिनिमम टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें कि मिनिमम कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें किसी भी कंपाउंड के मिलेंगे, तो आप ध्यान देना, मिनिमम में अगर हम बात करें 1 की तो इट इज नॉट पॉसिबल। कंपाउंड के लिए मिनिमम 1 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर की आप बात नहीं कर सकते। मैं आपको 2 तरह से बात क्लियर करता हूँ। एक तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 1 टाइप का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आइसोमरिज्म का रिलेशन 2 तरह के कंपाउंड्स के बीच में होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझें, अगर मैं मिनिमम 1 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूँ और इसमें अगर मैं बात करूँ कि ओनली डेक्स्ट्रो, तो ओनली डेक्स्ट्रो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऑन द पेपर अगर आप किसी कंपाउंड के डेक्स्ट्रो फॉर्म की बात कर रहे हैं तो लीवो फॉर्म भी तो होगा और वो उसका मिरर इमेज ही होगा, तो ओनली डेक्स्ट्रो वाला केस अवेलेबल हो नहीं सकता। इसी तरह से ओनली लीवो वाला केस भी अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लीवो होगा तो ऑन द पेपर उसका डेक्स्ट्रो भी होगा। और अगर बात की जाए ओनली मीजो, तो ओनली मीजो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ओनली मीजो की बात करें तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी कंपाउंड का मीजो फॉर्म है तो फिर उसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी तो होगा, क्योंकि मीजो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मीजो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा तभी तो उस इनएक्टिव का एक्टिव के साथ में आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अगर बात की जाए ओनली मीजो की, तो ओनली मीजो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के लिए अगर मिनिमम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए, मिनिमम टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए, तो इट कैन नेवर बी 1। तो क्वेश्चन है फिर मिनिमम में क्या 2 लिया जाए? यस।
मिनिमम टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो इट विल बी 2। अब क्वेश्चन है कि वो 2 आइसोमर्स कौन से होंगे, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, एक कॉम्बिनेशन तो माइंड में आता है कि क्या ये मिनिमम 2 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में मीजो एंड डेक्स्ट्रो वाला केस होगा, तो आंसर है नो। आप मीजो एंड डेक्स्ट्रो का केस नहीं ले सकते, क्योंकि जहां भी आपने डेक्स्ट्रो की बात की पैरेलल में आपको लीवो की बात भी करनी होगी, क्योंकि मिरर बेस्ड अरेंजमेंट तो थ्योरेटिकली आप हर किसी का कंसिडर करेंगे ही, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन है क्या फिर इसमें मीजो एंड लीवो का कॉम्बिनेशन होगा, तो आंसर है नो, मीजो एंड लीवो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने लीवो की बात की तो फिर आपको डेक्स्ट्रो की बात भी करनी होगी। तो क्वेश्चन है फिर क्या ये कॉम्बिनेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो का होगा, यस, ये कॉम्बिनेशन होगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो का। ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है और उसके लिए डेक्स्ट्रो एंड लीवो टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो। तो अल्टीमेटली यहां पर हम ये बात कर सकते हैं, इफ अ कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, द मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विल बी 3, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो, and minimum type of optical isomers possible for the compound will be 2, that is dextro and levo। इसका मतलब इन केसेस से ये बात भी क्लियर है, if a compound can show optical isomerism it will essentially have dextro and levo isomers, but it may or may not have meso isomer। अब यहाँ पर फिर एक नया क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने अगर कहा कि कंपाउंड के लिए meso isomer पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो क्वेश्चन है फिर किसी भी कंपाउंड को देखकर हमें कैसे समझ में आएगा कि इस कंपाउंड का मीजो आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं और उन टूल्स की हेल्प से हम बात कर पाएंगे कि किस कंपाउंड के लिए मीजो पॉसिबल है और किस कंपाउंड के लिए मीजो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस कंपाउंड के लिए हमने ये 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं एंड ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और मैंने आपको इनमें थ्योरेटिकल डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया और प्रैक्टिकल डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्ट ये होता है कि सर आपने कहा कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप सेम साइड है और यहाँ पर OH ग्रुप अपोजिट साइड है। तो स्टूडेंट का कई बार ये क्वेश्चन होता है इसमें कि सर यहाँ पर OH ग्रुप सेम साइड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही OH ग्रुप इस मॉलिक्यूल में अक्रॉस भी तो हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वहाँ पर फिर माइंड में आता है कि इन दोनों कार्बन एटम्स का जो कनेक्टेड है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, और जैसा कि आप जानते हैं इफ 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड इन ओपन चेन कंपाउंड, रोटेशन ऑफ 1 कार्बन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन विल बी फ्री। तो एक पॉइंट ये माइंड में आता है कि ये कार्बन इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर 180 डिग्री रोटेट हो जाए तो ये OH ग्रुप जो अभी हमें राइट साइड दिख रहा है, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड, और ये अगर लेफ्ट आया तो फिर तो यहाँ भी लेफ्ट वाला केस है, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो फिर सेम हो गए। तो ध्यान देना ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर रोटेशन की बात करें तो यस, रोटेशन इज कंप्लीटली फ्री, रोटेशन फ्री है। 180 डिग्री रोटेशन के बाद में डेफिनेटली OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, बट स्टिल ये ऐसा तो नहीं बन पाएगा, और ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। अगर हम यहाँ पर रोटेशन की बात करें, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर रोटेशन की बात करें जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दिस इज लोअर कार्बन, ब्लू मार्कर विल रिप्रेजेंट OH ग्रुप, ग्रीन मार्कर विल रिप्रेजेंट H एंड दिस ब्लैक मार्कर विल रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। और वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिट्स मैंने वेज पर शो की है वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है, मतलब OH एंड H आर पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन, मिथाइल ग्रुप इज ऑन डैश दैट इज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन, एंड दिस इज अपर कार्बन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोअर कार्बन एंड अपर कार्बन आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, और जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है, तो एक पॉइंट ये आता है कि अगर मैं अपर कार्बन को स्टेशनरी कंसिडर करूं और लोअर कार्बन का अगर अपर कार्बन के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेशन कंसिडर करता हूं, तो जो OH ग्रुप अभी हमें राइट साइड दिख रहा है वो OH ग्रुप रोटेशन के बाद में लेफ्ट होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ध्यान दें, मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। अगर हम रोटेशन के बाद में बात करें, 180 डिग्री रोटेशन के बाद में बात करें, तो नो डाउट OH ग्रुप लेफ्ट तो है, but now it is not on wedge, now it is on dash, because now this OH group is pointing inside the plane। बात समझना, जो यूनिट्स यहाँ पर वेज पर थी, जो आउटसाइड पॉइंट कर रही थी, वो 180 डिग्री रोटेशन के बाद में अब इनसाइड पॉइंट कर रही है, मतलब वो H और OH जो हैं डैश पर जा चुके हैं, और जो मिथाइल ग्रुप पहले डैश पर था वो आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, मतलब वो वेज पर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये OH ग्रुप 180 डिग्री रोटेशन के बाद में लेफ्ट साइड तो आएगा, इसकी तरह लेफ्ट साइड होगा, बट वो इसकी तरह वेज पर नहीं होगा, ये वेज पर ना होकर के कहाँ चला जाएगा, डैश पर चला जाएगा। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट तो नहीं हो सकता।
और इसी बेसिस पर हमने बात की है कि यहाँ पर ये कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और ये मैं आपको क्लियर भी करना चाहूँगा, इस बात को समझना अच्छे से। इन दोनों कंपाउंड्स की बात की जाए, ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट इटसेल्फ इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये आपस में कन्वर्टेबल नहीं है, और इसी तरह से ये भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि रोटेशन तो यहाँ भी फ्री है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं रोटेशन के बाद में आपको ये मॉलिक्यूल कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, या ये मॉलिक्यूल कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मिसकंसेप्ट कई बार स्टूडेंट को होता है कि सर रोटेशन के बाद में OH ग्रुप लेफ्ट आने के बाद में ऐसा बनेगा। नो, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि रोटेशन के बाद में जो OH ग्रुप अभी आपको वेज पर दिख रहा है, 180 डिग्री रोटेशन के बाद में वो लेफ्ट आकर के डैश पर चला जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, आर नॉट इटसेल्फ इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीसो, और मिनिमम 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि किसी भी कंपाउंड के लिए मीसो पॉसिबल कब होगा, कब मीसो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीसो, और मिनिमम 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अब एक बात समझना, यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा और किस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आप ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड के लिए अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं, इफ अ कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इट विल एसेंशियली हैव डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो यहाँ भी है और डेक्स्ट्रो लीवो यहाँ भी है, तो इट विल एसेंशियली हैव डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, बट इट मे और मे नॉट हैव मीसो आइसोमर। In this case, meso isomer is not possible, but in this case, meso isomer is possible. Now, the question is, in which condition, in which case the compound can have meso isomer? So, to have meso isomer for a compound, there are 2 conditions required. ध्यान देना, अगर हम बात करें किसी भी कंपाउंड के लिए meso isomer कब पॉसिबल होगा, for a compound to have meso isomer, 2 conditions are required. What are the 2 conditions? One of the condition is the compound should be symmetrical, and the second condition is it should have more than 1 chiral carbon. ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड का मीसो आइसोमर तब पॉसिबल होगा जिसमें वो कंपाउंड 2 कंडीशंस को फुलफिल करता हो। एक तो वो कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, और दूसरा वो कंपाउंड, उस कंपाउंड में मोर देन 1 chiral कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। मैं आपको दोनों कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सिमेट्रिकल की अगर बात की जाए, जैसे ये एग्जाम्पल अगर हम लें, अब सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं है, और इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको मीसो आइसोमर की कंडीशन के लिए कंपाउंड में सिमेट्रिकल होने की कंडीशन चेक करना है, तो इजीएस्ट वे इज यू कैन चेक इट थ्रू IUPAC नंबरिंग। आप क्या करेंगे, कंपाउंड की IUPAC नंबरिंग के थ्रू ये चेक करें कि वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। और ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड में कार्बन चेन में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर आप नंबरिंग करते हैं, तो ध्यान देना, लेफ्ट से अगर आप राइट जाएं या राइट से अगर आप लेफ्ट आएं, तो दोनों ही केस में नंबरिंग आपको एकदम सेम मिलती है। और अगर कंपाउंड में दोनों टर्मिनल से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट नंबरिंग आपको सेम मिलती है, तो फिर वो कंपाउंड IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और आपको यही चेक करना है मीसो आइसोमर होने की कंडीशन के लिए। ध्यान देना, दिस इज सिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ IUPAC नंबरिंग। तो अगर आप इस कंपाउंड को चेक करेंगे तो ये कंपाउंड IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, मतलब ये मीसो आइसोमर इस कंपाउंड के लिए अवेलेबल हो, उसकी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो द कंपाउंड शुड हैव मोर देन 1 chiral कार्बन। chiral कार्बन की अगर बात की जाए तो chiral कार्बन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, वैसे आप जानते हैं chiral कार्बन। chiral कार्बन इज दैट सैचुरेटेड कार्बन, और यू कैन कॉल इट sp3 कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट यूनिट्स अटैच्ड विद इट। ध्यान देना, chiral कार्बन की कंडीशन क्या है, ये एक sp3 कार्बन होगा जिससे 4 डिफरेंट टाइप की यूनिट्स अटैच्ड होंगी। सपोज वन ऑफ द यूनिट अटैच्ड विद द कंपाउंड इज A, द सेकेंड यूनिट अटैच्ड with the compound is B,
The third unit attached with the compound is C, and the fourth unit attached with the compound is D. तो कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है? एक ऐसा सैचुरेटेड कार्बन या आप कह सकते हैं sp3 कार्बन जिससे अटैच्ड 4 यूनिट्स डिफरेंट हो. सच टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन. और जैसे कि हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल हो, उसमें वो तब पॉसिबल होगा जब उस कंपाउंड के लिए उस कंपाउंड में मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट हो. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सैचुरेटेड कार्बन तो अवेलेबल हैं, sp3 कार्बन अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं पर भी आपके पास sp3 कार्बन में ऐसी कंडीशन नहीं है कि उससे अटैच्ड 4 यूनिट्स डिफरेंट हो. अगर आप इस कार्बन को चेक करेंगे तो ऑल्दो दिस कार्बन इज sp3 बट द 3 यूनिट्स दैट इज 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद द कार्बन आर सेम. तो क्योंकि इस कार्बन से 3 सिमिलर यूनिट्स अटैच्ड हैं, दिस कार्बन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कायरल कार्बन. अगर आप नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी sp3 तो है, बट यू कैन सी दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो 2 यूनिट्स आर सेम for this carbon, so it cannot be considered as chiral carbon. यहाँ भी इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, मतलब 3 यूनिट सेम है. इस कार्बन के लिए भी 2 मिथाइल ग्रुप सेम, यहाँ भी कार्बन से 3 हाइड्रोजन्स और यहाँ भी कार्बन से 3 हाइड्रोजन्स. मतलब आप ये कह सकते हैं this carbon is this compound is symmetrical compound, but since this compound is not having chiral carbon atoms, so this compound cannot have mesoisomer. इस कंपाउंड के लिए आप कह सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, बट सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इस कंपाउंड में मीसोआइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. चलिए सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं. सेकंड कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंड हमने कहा 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड है किसी भी कंपाउंड के मीसोआइसोमर होने के लिए. एक तो कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, और उसे चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया IUPAC नंबरिंग. अगर आप इस कंपाउंड में IUPAC नंबरिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं तो आपको डिफरेंस मिलेगा. अगर मैं इसमें नंबरिंग राइट से लेफ्ट करता हूं तो मुझे ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर मिलेगा, जबकि लेफ्ट से अगर मैं राइट में नंबरिंग करता हूं तो मुझे ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पर मिलेगा. तो इसका मतलब इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, क्योंकि ये कंपाउंड फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इस कंपाउंड के लिए भी मीसो पॉसिबल नहीं होगा. हालांकि अगर आप देखेंगे तो सेकेंड कंडीशन को ये फुलफिल करता है. अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम कायरल कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन इज सैचुरेटेड कार्बन विद 4 डिफरेंट यूनिट्स. ध्यान देना, इस कार्बन से 4 डिफरेंट यूनिट्स कौन सी बॉन्डेड है? एक तो ऐसे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और एक ये कंप्लीट पूरा एक यूनिट अटैच्ड है. सो फॉर दिस कार्बन एटम 1 यूनिट इज मिथाइल, सेकंड इज क्लोरीन, थर्ड इज हाइड्रोजन, और फोर्थ ये कंप्लीट ग्रुप. क्योंकि चारों यूनिट्स डिफरेंट है तो ये कार्बन कायरल है. और इसी तरह से इस कार्बन के लिए भी अगर आप चेक करेंगे तो इससे एक मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक ब्रोमीन, और ये एक 4th यूनिट अटैच्ड है. क्योंकि इस कार्बन के लिए भी 4 यूनिट्स डिफरेंट होती है, ये कार्बन भी कायरल है. तो इस कंपाउंड में मोर देन 1 कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, बट क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए इस कंपाउंड के लिए भी मीसो पॉसिबल नहीं होगा. थर्ड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो आप देखो, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड में आपको दोनों टर्मिनल से डिफरेंस मिलेगा. यहाँ से OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ से OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है. सेकंड, अगर आप चेक करें कंडीशन कायरल कार्बन की, तो देयर इज ओनली 1 कायरल कार्बन. केवल यही कार्बन इसमें कायरल है जो 4 डिफरेंट यूनिट से बॉन्डेड है. एक मिथाइल, सेकंड यूनिट OH ग्रुप, थर्ड यूनिट हाइड्रोजन, और फोर्थ यूनिट इथाइल ग्रुप. तो चारों यूनिट्स डिफरेंट है, मतलब इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बट द रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपाउंड टू हैव mesoisomer is it must have more than 1 chiral carbon. Since there is only 1 chiral carbon and this compound is unsymmetrical, so this compound cannot fulfill both the conditions, it cannot have mesoisomer. Now see the fourth compound. फोर्थ कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इसमें IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्मिनल से IUPAC नंबरिंग आपको सेम मिलती है, मतलब ये कंपाउंड फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन चेक करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर 2 कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. ये कार्बन कायरल है, क्योंकि अगर इस कार्बन की 4 यूनिट्स को अगर आप चेक करेंगे तो 1 ऑफ द यूनिट इज मिथाइल ग्रुप, सेकंड यूनिट इसमें क्लोरीन है, और थर्ड यूनिट हाइड्रोजन, और फोर्थ यूनिट ये पूरा ग्रुप. मतलब चारों ही यूनिट्स इस कार्बन के डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल है. और सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी अगर आप चेक करेंगे तो इसकी भी 4 यूनिट्स डिफरेंट है, एक मिथाइल, एक H, एक क्लोरीन, और एक ये फोर्थ यूनिट. तो क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड सिमेट्रिकल है IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, इस कंपाउंड में मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब इस कंपाउंड के लिए mesoisomer पॉसिबल होगा. और अब आप ध्यान देना, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जिस कंपाउंड का mesoisomer पॉसिबल होगा
उसके डीएल भी तो पॉसिबल होंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल हैव मीजो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है तो उसके लिए मिनिमम 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और मैक्सिमम 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो। और किसी भी कंपाउंड के लिए मीजो पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशंस एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। किसी भी कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर तब पॉसिबल होता है जब वो इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है। वन ऑफ द कंडीशन इज कंपाउंड शुड बी सिमेट्रिकल एंड दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग। जैसा कि 4th कंपाउंड में आप देख सकते हैं आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में कंपाउंड सिमेट्रिकल है, दोनों टर्मिनल से आईयूपैक नंबरिंग यहाँ पर सेम है। और दूसरा हमने कहा कि कंपाउंड में मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो यस यहाँ पर मोर देन 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल है। और हमने अगर डिस्कस किया कि मीजो के साथ में डेक्स्ट्रो लीवो भी पॉसिबल होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड इस कैटेगरी का कंपाउंड होगा। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब आप ध्यान देना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए विच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और हमें ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो आप सोचिए अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो वो या तो इस कैटेगरी का कंपाउंड होगा या फिर इस कैटेगरी का कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म can be categorized into 2. One of the category of those compounds which can have 2 types of optical isomers, dextro and levo, and the second category of those compounds which can have 3 types of optical isomers, dextro, levo and meso. तो जितने भी कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, सुनिए इस बात को, हम इस क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं कि विच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा इस बात की हेल्प लें कि अगर हम उन कंपाउंड्स की बात करें जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके लिए 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो, या फिर वो कंपाउंड इस कैटेगरी के कंपाउंड होंगे जिनके लिए 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। क्योंकि इसके अलावा थर्ड कंडीशन तो हो नहीं सकती, या तो कंपाउंड के लिए 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे या फिर कंपाउंड के लिए 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसका मतलब विच कंपाउंड्स those compounds which can show optical isomerism can be categorized into 2. One of the category of those compounds which can have 3 types of optical isomers, dextro, levo and meso, and second category of those compounds which can have 2 types of optical isomers, dextro and levo. अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो अगर वो गिवन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो या तो वो इस कैटेगरी का होगा या फिर इस कैटेगरी का होगा। और ध्यान देना, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का हुआ तो उस कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे किसकी हेल्प से, मीजो आइसोमर के होने की कंडीशन की हेल्प से। आप सोचिए अगर गिवन कंपाउंड आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है और उसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि गिवन कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल होगा। और अगर उस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल होगा तो फिर तो उसके लिए डीएल टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल होंगे, मतलब वो इस कंपाउंड को इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप ध्यान दें, जैसे इन 4 एग्जांपल्स को हम ले लें। फर्स्ट कंपाउंड में हमने बात की, अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप ध्यान दें इस कंपाउंड में मैंने मीजो के होने की कंडीशन को चेक किया और हमने कहा भाई क्योंकि ये मीजो के होने की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब आप सुनिए, अगर इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड इस कैटेगरी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि मीजो आइसोमर के होने की कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। तो ये तो क्लियर है कि ये कंपाउंड इस कैटेगरी का तो नहीं होगा। हाँ, ये कंपाउंड इस कैटेगरी का होगा या नहीं होगा वो अभी हमें नहीं पता है। अभी इस स्टेज पर हम इस कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल होता है। तो ये कंपाउंड इस कैटेगरी का तो पक्का नहीं है, हाँ इस कैटेगरी का है या नहीं है वो अभी हमें नहीं पता। सेकेंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए भी क्योंकि मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड भी इस कैटेगरी का तो नहीं है। सेकंड कैटेगरी के बारे में हमें अभी इस स्टेज पर कोई आइडिया नहीं है, बाद में बात करेंगे। थर्ड कंपाउंड की बात की जाए तो थर्ड कंपाउंड में भी क्योंकि मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं है इसके लिए भी, तो इसका मतलब ये भी इस कैटेगरी का तो नहीं होगा। इस कैटेगरी का वी डोंट हैव आइडिया राइट नाउ। और अगर फोर्थ कंपाउंड की बात की जाए तो क्योंकि फोर्थ कंपाउंड आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है और इसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब इस कंपाउंड के लिए हम ये कह सकते हैं कि यस दिस कंपाउंड विल हैव मीजो आइसोमर।
और अगर इसके लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल है तो जिस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होता है, हमने पहले डिस्कस किया, उसके लिए डीएल आइसोमर्स भी पॉसिबल होंगे। मतलब ये कंपाउंड इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा और इस बेसिस पर आप कह सकते हैं यस दिस कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आप ध्यान देना, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि विच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो इस क्वेश्चन के लिए अभी इस स्टेज तक हम 50% तो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो या तो वो फर्स्ट कैटेगरी का होगा कि उसके लिए 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, डेक्स्ट्रो, लिवो एंड मीसो, या वो सेकंड कैटेगरी का होगा, उसके लिए 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। और इन 2 कैटेगरी में से अब हम एक कैटेगरी को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी को, और किसकी हेल्प से? मीसो आइसोमर की कंडीशन की हेल्प से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम 50% तो आज तैयार हो चुके हैं कि विच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर ये क्वेश्चन अगर आज हमें दिया जाए तो हम ये चेक कर लेंगे कि उस कंपाउंड में वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं है, और वो आसान है, आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में आप दोनों टर्मिनल से चेक करें। अगर वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है और उसमें अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होगा, और अगर उसके लिए मीसो पॉसिबल होगा तो उसके लिए डीएल आइसोमर्स भी पॉसिबल होंगे, और अगर उसके लिए डीएल आइसोमर्स भी पॉसिबल है तो डेक्स्ट्रो, लिवो, मीसो के बेसिस पर वो कंपाउंड इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। हाँ, अगर उस कंपाउंड के लिए मीसो पॉसिबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस कैटेगरी का नहीं होगा, सेकेंड कैटेगरी का होगा या नहीं होगा वो अभी हमें आइडिया नहीं है। चलिए, तो किस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होगा ये मैंने आपको कंडीशन से एक्सप्लेन की, और इसी कंडीशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव मीसो आइसोमर। इनमें से किन कंपाउंड्स के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होगा? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, फॉर अ कंपाउंड टू हैव मीसो आइसोमर 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। कंपाउंड शुड बी सिमेट्रिकल एंड इट शुड हैव मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम्स। जरा आप चेक करना, अगर आप देखेंगे तो इस कंपाउंड में आईयूपैक नंबर के रिस्पेक्ट में दोनों टर्मिनल से आपको डिफरेंस मिलेगा। क्लोरीन यहाँ से सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ से क्लोरीन थर्ड पोजीशन पर है। इसका मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल कंपाउंड तो नहीं है, और क्योंकि ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, मतलब ये मीसो आइसोमर के होने की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड कैन नॉट हैव मीसो आइसोमर। सेकंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, ये कंपाउंड भी आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में इसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर OH ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो सेकंड एंड थर्ड है, जबकि राइट से अगर आप लेफ्ट आ रहे हैं तो OH ग्रुप्स की पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ आ रही है। मतलब ये कंपाउंड भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसके लिए भी मीसो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड अगर बात की जाए तो आप देखो, इस कंपाउंड में एक ग्रुप OH ग्रुप है और एक SH ग्रुप है। यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो ये कंपाउंड भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी अगर आप आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में चेक करें तो OH ग्रुप यहाँ से सेकंड पोजीशन पर है, जबकि राइट साइड से OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पर होगा। मतलब ये भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो इसके लिए भी मीसो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ कंपाउंड की अगर बात की जाए तो अब आप ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड को आप आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्लोरीन्स की पोजीशन थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ आती है, और राइट से लेफ्ट अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन्स की पोजीशन सेकंड एंड फोर्थ है। मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे, राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट आए, तो आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सेम है। मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं यस दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड है मोर देन 1 कायरल कार्बन, तो आप ध्यान देना दिस कार्बन एटम इज कायरल एंड दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो कायरल। क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है और इसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये मीसो आइसोमर के होने की कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो यस दिस कंपाउंड विल हैव मीसो आइसोमर। इस कंपाउंड के लिए हम बात कर सकते हैं कि इस कंपाउंड के लिए मीसो आइसोमर पॉसिबल होगा। फिफ्थ कंपाउंड की अगर बात की जाए, अब आप ध्यान देना, मैंने साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है। साइक्लिक कंपाउंड में अगर आपको चेक करना है कायरल कार्बन, देखो कायरल कार्बन का कंसेप्ट तो वही है, sp3 कार्बन विथ 4 डिफरेंट यूनिट्स विल बी कॉल्ड कायरल कार्बन, चाहे वो ओपन चेन कंपाउंड की बात की जाए या क्लोज्ड चेन कंपाउंड की बात की जाए। अब आप देखो, अगर इस कंपाउंड में इस कार्बन की बात की जाए CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2। अब आप ध्यान देना, ये 4 कार्बन तो कायरल नहीं हो सकते, क्योंकि इन 4 कार्बन पर आप कह सकते हैं 2 यूनिट्स आर सेम, 2 हाइड्रोजन्स। मतलब ये 4 कार्बन तो कायरल नहीं है। केवल अब मैं 5th कार्बन की कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर हम इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि वन ऑफ द यूनिट ऑन दिस कार्बन इज H, one of the unit on this carbon is H, second unit on this carbon is OH।
मतलब इसकी एक यूनिट हाइड्रोजन, दूसरी यूनिट अगर OH ग्रुप है तो आप कह सकते हैं इसकी 2 यूनिट्स तो डिफरेंट है। बस अब हमें रिमेनिंग 2 यूनिट्स को चेक करना है। और अब आप ध्यान देना, बाकी की 2 यूनिट्स के लिए आपको किस तरह से कंपैरिजन करना होगा यूनिट्स को। इस कार्बन से आप रिंग के दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस तक ट्रेवल करें। समझना इस बात को, आप रिंग के दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस तक आप ट्रेवल करेंगे और 1 बाय 1 एटम्स को आप कंपेयर करेंगे। ध्यान दें, जैसे यहाँ से अगर आपने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है CH2। अपोजिट साइड में अगर आप मूव कर रहे हैं यहाँ भी CH2 मिला, सेम। फिर आप और आगे मूव किए CH2, यहाँ भी और आगे मूव किए CH2, सेम। मतलब आप कह सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पाथ अगर आप चेक करेंगे तो दोनों पाथ यहाँ पर सेम है। इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इज थर्ड and this is fourth and the unit third and fourth are same, that's why this carbon cannot be considered as chiral carbon। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस कार्बन के लिए अगर मुझे 4 यूनिट्स चेक करना है तो इसकी एक यूनिट तो हो जाएगी हाइड्रोजन, सेकेंड यूनिट यहाँ पर होगा OH ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के लिए आपको क्या करना होता है, रिंग के दोनों साइड में आप इक्वल डिस्टेंस तक ट्रेवल करें। मतलब आप ऐसा समझ लें सिंपली कि 2 फ्रेंड्स ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद में रास्ते में आने वाले एटम्स को चेक करेंगे। इस फ्रेंड के अकॉर्डिंग इसे रास्ते में CH2 मिला, इस फ्रेंड को भी रास्ते में CH2 मिला, सेम। फिर फर्स्ट वाले फ्रेंड ने कहा मुझे एक और CH2 मिला, सेकंड वाले फ्रेंड ने कहा मुझे एक और CH2 मिला, तो दोनों के रास्ते एकदम सेम है। मतलब आप कह सकते हैं इस कार्बन के लिए ये दोनों यूनिट्स सिमिलर हैं, और क्योंकि दोनों यूनिट सेम है तो फिर इस कार्बन को हम कायरल कंसिडर नहीं कर पाएंगे। एक तरीका यूनिट्स को कंपेयर करने का ये भी हो सकता है कि आप इस कार्बन से इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप यहां से इस कार्बन से रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, और इस बेसिस पर भी हम बात कर सकते हैं कि ये कार्बन कायरल नहीं है। क्योंकि इस कंपाउंड में कोई कार्बन कायरल नहीं है तो फिर इसके लिए भी मीसो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अब आप ध्यान देना, इस साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो देखो ये कार्बन तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड है एंड डबल बॉन्डेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। Unsaturated carbon is never chiral carbon. Chiral carbon is always saturated carbon. It is always sp3 carbon. इसका मतलब ये दोनों कार्बन तो chiral नहीं हो सकते। और अगर इन कार्बन की बात की जाए CH2, CH2 and CH2, ये कार्बन भी chiral नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये sp3 कार्बन तो हैं, बट यहाँ पर यूनिट सेम है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन यूनिट सेम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन यूनिट सेम, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन यूनिट सेम। अब हमारे पास बचता है सिंगल कार्बन। ये अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर एक यूनिट हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। अब जरा आप ध्यान दें, इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इसकी एक यूनिट तो हाइड्रोजन है, सेकेंड यूनिट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर इस कार्बन से 2 फ्रेंड्स ने चलना स्टार्ट किया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में जब वो एटम्स को कंपेयर करते हैं, अपने रास्तों को कंपेयर करते हैं, तो ये फ्रेंड कहेगा कि भाई मुझे CH2 मिला, जबकि इस वाले फ्रेंड को CH2 नहीं मिला। मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं यूनिट थर्ड एंड फोर्थ आर डिफरेंट। सिंस ऑल द 4 यूनिट्स फॉर दिस कार्बन आर डिफरेंट, दिस कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज अ कायरल कार्बन। ध्यान देना, इस कार्बन के लिए हम बात कर सकते हैं इसकी एक यूनिट हाइड्रोजन है, दूसरी यूनिट इसका मिथाइल ग्रुप है, और थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में आप कह सकते हैं दिस पार्ट ऑफ द रिंग विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिट and the second part of the ring will be considered as other unit। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, चारों यूनिट्स इसकी डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल है। बट स्टिल दिस कंपाउंड कैनॉट हैव meso isomer, because to have meso isomer how many chiral carbon atoms are required? More than 1, and there is only 1 chiral carbon, so this compound cannot have meso isomer। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 की अगर बात की जाए तो आप देखो इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम्स तो कायरल नहीं हो सकते क्योंकि ये यहाँ पर यूनिट सेम है। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ध्यान देना, इस कार्बन के लिए एक यूनिट तो हाइड्रोजन है, सेकेंड यूनिट ब्रोमीन है। अगर इस कार्बन के लिए आप थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के लिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो ध्यान देना ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पर डिफरेंट है। इस बात को समझना अच्छे से। इस कार्बन के लिए एक यूनिट तो हाइड्रोजन है, सेकेंड यूनिट ब्रोमीन है, और इस कार्बन से अगर मैं रिंग के दोनों साइड में ट्रेवल करता हूं तो मुझे इस पार्ट में इस पार्ट में डिफरेंस मिलता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर मुझे CH2 मिला, जबकि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर मुझे CH एंड Cl मिला। मतलब ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, तो 1 2 3 4 ऑल द 4 यूनिट्स आर डिफरेंट। सो दिस कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज chiral कार्बन।
इसी तरह से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अब आप ध्यान देना, इस कार्बन पर एक यूनिट Cl, एक यूनिट हाइड्रोजन। ध्यान देना यहाँ पर 2 यूनिट्स मैं बात कर सकता हूँ, वन ऑफ द यूनिट इज H, सेकेंड यूनिट इज Cl। और अब आप देखो, अगर इस कार्बन से रिंग के दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेवल करते हैं तो यहाँ भी आपको डिफरेंस मिलेगा। इस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH एंड Br, जबकि इस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH2, मतलब ये कार्बन भी कायरल है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, मैं इस कंपाउंड को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, दीज आर द 2 कार्बन एटम्स व्हिच आर कायरल कार्बन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उस कार्बन के लिए एक यूनिट हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, half part of the ring will be third unit and second half part of the ring will be fourth unit, and you can see 1, 2, 3 and 4, all the 4 units are different. This carbon is chiral. In the same way, this carbon atom is also chiral because its one of the unit is hydrogen, second unit is chlorine. This half part of the ring will be third unit and the second half part will be fourth unit. 1, 2, 3 and 4, all the 4 units are different. This carbon atom is also chiral. अब आप देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूँ तो इसमें मोर देन 1 chiral carbon atoms प्रेजेंट है। बट अगर मैं सेकेंड कंपाउंड की बात करूं कि कंपाउंड शुड बी सिमेट्रिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ IUPAC नंबरिंग, तो आप ध्यान देना, ये कंपाउंड IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो क्लोरीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर आएगा, जबकि इस कार्बन से अगर मैं मूव करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो ब्रोमीन फर्स्ट और क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो क्योंकि ये कंपाउंड भी अनसिमेट्रिकल है, इस कंपाउंड के लिए भी मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अब आप ध्यान देना, मीजो आइसोमर पॉसिबल हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, सुनिए इस बात को। यहां पर अगर यूनिट ब्रोमीन की जगह पर यूनिट क्लोरीन ली जाए तो अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने 7 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर दोनों यूनिट सेम लिए। अब आप कह सकते हैं कि ये कंपाउंड IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां से नंबरिंग करके क्लॉकवाइज मूव किया जाए तो क्लोरीन की पोजीशन 1 और 2 आएगी, और यहां से मूव करके अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहां से स्टार्ट करके, तब भी क्लोरीन की पोजीशन 1 और 2 आएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यस, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड एंड इट इज हैविंग मोर देन 1 chiral कार्बन। क्योंकि इस कंपाउंड में दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, यस, दिस कंपाउंड विल हैव मीजो आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में मीजो आइसोमर की कंडीशंस को हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में।